नमस्कार दोस्तों। मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के मालिक, एनडीटीवी और आईएएनएस न्यूज एजेंसी के मालिक, जो मीडिया पर लगातार अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को भी लगातार कई तरीकों से साधने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के करीबी मित्र तो है ही वो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी मित्र होने के कारण पूरी की पूरी सरकार उनके सामने किस तरह से बिछी हुई है, ये बात तो हम और आप तमाम लोग जानते हैं। इस देश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान खास तौर से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कितनी कंपनियों के लोन को माफ किया गया, कितनी कंपनियों की जो वैल्यू थी उस वैल्यू से कम पर, वो चाहे दिवालियेपन का प्रोसेस हो या कई अन्य प्रोसेस हो, उससे उस कम कीमत पर किसने खरीदा, किसको फायदा पहुंचा, और बैंकों का जो पैसा डूबा वो पैसा किसका डूबा, क्योंकि तेल तो तिल से ही निकलता है दोस्तों। तो जो भी बैंक का नुकसान हुआ वो हमारे और आपका पैसा डूबा, और बैंक हमसे पता नहीं किस किस नाम पर, पैसा रखने के नाम पर चार्ज, पैसा निकालने के नाम पर चार्ज, इससे ज्यादा रखा तो चार्ज, इतनी बार से ज्यादा एटीएम से निकाला तो चार्ज, एसएमएस करने का चार्ज, पता नहीं किस किस तरह के चार्ज वो जोड़ लेता है। और क्यों? क्योंकि बैंक का पैसा कहीं और डूब रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उनको उस पैसे की भरपाई जो है वो कहीं और से करनी है। और जब सरकार पूरी की पूरी अपनी हो, जब सरकार पूरी की पूरी अपनी जेब में हो, प्रधानमंत्री अपने हो, तो भला कौन डरता है? लेकिन डर तो लगता है, डर तो सबको लगता है। और डर इस बात का लगता है कि इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, बैंकों से लोन लेकर, सेबी के कई नियमों को तोड़कर, कई तरह के आरोप लग रहे हैं, देश के अंदर ही नहीं देश के बाहर भी, अमेरिका तक, अमेरिका में तो एफआईआर तक दर्ज हो चुकी है। दुनिया के कई देशों में इस तरह की बात सदन के अंदर उठ चुकी है कि प्रधानमंत्री यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दबाव डालकर अडानी साहब को टेंडर देने के लिए मजबूर किया। इस देश के अंदर भी गाहे बगाहे इस तरह की बात उठती रही है। मुंबई एयरपोर्ट कैसे अडानी साहब के कब्जे में गया, और यहां तक कि अभी इंडिगो का जो क्राइसिस है, वो क्राइसिस में भी कहीं ना कहीं जो तार है वो अडानी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि अडानी साहब पायलटों को ट्रेनिंग देने वाली एक कंपनी को खरीदते हैं, बड़ी हिस्सेदारी खरीदते हैं उसमें, और फिर अचानक पायलटों का संकट इस देश में कैसे पैदा हो जाता है। ये तमाम चीजें उठ रही है। तो डर किस बात का लगता है? डर उनको इस बात का लगता है कि कहीं अगर इस देश में जनादेश पलट गया, किसी भी वजह से पलट गया, अब राहुल गांधी वोट चोरी, एसआईआर, पता नहीं क्या क्या वो कहते हैं, लेकिन अगर किसी भी वजह से इस देश में जनादेश पलटा, और जो आज विपक्ष में बैठे हुए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जो आज विपक्ष में बैठे हुए हैं, अगर वो सत्ता में आ जाते हैं, खास तौर से जो अडानी को लेकर पिछले कई वर्षों से एक तरह से हमलावर मूड में नजर आते हैं, अडानी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंधों को जिन्होंने एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है, अगर वो सत्ता में आ गए, कौन? राहुल गांधी, यानी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई, राहुल गांधी सत्ता में आ गए, या केंद्र में कोई ऐसी वैकल्पिक सरकार बनी जो कांग्रेस के सांसदों के बल पर हो। अगर इस लोकसभा में बनी तो कांग्रेस के 99-100 सांसदों के बल पर, आने वाले लोकसभा में बनी तो सीटें कम हो या ज्यादा हो, अगर कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनी तो राहुल गांधी क्या करेंगे? ये डर सिर्फ देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को ही नहीं है, ये देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को ही नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने तो सदन में कह दिया कि हम जो मुख्य चुनाव आयुक्तों को जो विशेषाधिकार मिला है उस कानून को बदलेंगे और इसे पूर्व निर्धारित तारीख से लागू करेंगे, यानी उन दोनों को ही कानून की जद में लाया जाएगा। इस देश के तमाम चुनाव आयुक्तों को कानून की जद में लाया जाएगा। तो सवाल यह है कि जब राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार पर उनका डंडा चलेगा तो गौतम अडानी कैसे बचेंगे? और यही डर अदानी साहब को लगातार सता रहा है, बार बार सता रहा है। तो उन्होंने सत्ता पक्ष में तो सबको साध रखा है, विपक्ष में भी यही डर था कि कभी वो राजस्थान के जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे अशोक गहलोत, तो उनको साधते हुए नजर आ रहे थे, कभी जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे भूपेश बघेल, तो उनको साधने की कोशिश कर रहे थे। अभी जो तेलंगाना में वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के रेवंत रेड्डी, उनको साधने की कोशिश कर रहे थे बाद में राहुल गांधी के ऐतराज के बाद,
जो पैसा उन्होंने तेलंगाना की सरकार को दिया था, वो रेवंत रेड्डी ने उनको वापस कर दिया। लेकिन वो लगातार कांग्रेस के नेताओं को साधने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, ताकि कोई तो ऐसा निकले जो उनको राहुल गांधी तक पहुंचा सके, कोई तो ऐसा हो जो उनकी मुलाकात राहुल गांधी से करवा सके। अब राहुल गांधी तो हाथ आ नहीं रहे, तो फिर इंडिया गठबंधन के नेताओं पर एक तरह से वो डोरे डाल रहे हैं, और इंडिया गठबंधन के नेताओं में जो खुलकर अडानी के साथ अपने संबंधों और रिश्तों को स्वीकार करते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो महाराष्ट्र से आने वाले नेता का है, जो एक जमाने में कांग्रेस के नेता रहे थे, कांग्रेस की कई सरकारों में मंत्री रहे थे, बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई एनसीपी, सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाते हुए। लेकिन फिर उनको समझ में आया कि भाई कांग्रेस के साथ ही मिलकर राजनीति करनी है, तो कांग्रेस के साथ जुट गए। कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन ने महाराष्ट्र में भी सरकार चलाई, और कांग्रेस का जो गठबंधन वाला जो नेतृत्व, कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो गठबंधन था, यूपीए गठबंधन, उसमें शामिल होकर शरद पवार कई वर्षों तक मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री भी रहे। शरद पवार साहब खुलकर, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि शरद पवार खुलकर गौतम अडानी के साथ अपने रिश्तों को स्वीकार करते हैं, बल्कि कहा तो यह जाता है कि कई बार वो राहुल गांधी को सलाह दे चुके हैं कि हमें अडानी वाले मसले को उतना ज्यादा हाइप नहीं करना चाहिए, हमें अडानी वाले मसले पर उतना ज्यादा अड़ना नहीं चाहिए। लेकिन राहुल गांधी उनकी सलाह को नकार चुके हैं। और अब ये खबर आ रही है कि एक बड़ा कार्यक्रम, एक बड़ा समारोह, और इस बड़े समारोह में राहुल गांधी और गौतम अडानी की आंखें चार, राहुल गांधी और गौतम अडानी की नजरें मिली। उसके बाद क्या हुआ, ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है। और इससे भी बड़ा एक दिलचस्प किस्सा जो कहा जाता है कि विदेश में क्या हुआ था गौतम अडानी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा वाले मामले में। इस तरह के कई किस्से हैं, लेकिन अभी जो किस्सा है अब तो उसकी कहानी बिल्कुल सामने है, और वो सीधे सीधे दर्शकों के सामने है। तो मैं आपको ज्यादा इंतजार करवाए बिना सीधे वो कहानी आपके स्क्रीन पर रख देता हूं। और ये जो कहानी है ये आपके स्क्रीन पर है, और ध्यान से देखिएगा इस कहानी। ये कहानी क्या है? आंखें चार हुई, नजरें तो मिली, लेकिन क्या बात हुई? और बात हुई तो क्या बात हुई, और उस बात में निकला तो क्या निकलकर सामने आया? ये आज तक की खबर है। आज तक की खबर आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इसमें शरद पवार के घर डिनर में पहुंचे राहुल गांधी, अजीत पवार, अडानी और कई केंद्रीय मंत्री आगे इन्होंने बता रखा है। टीवी 9 भारतवर्ष की खबर है। जिस पार्टी में पहुंचे गौतम अडानी, उसमें राहुल गांधी ने भी की शिरकत। नवभारत टाइम्स की खबर है, शरद पवार की प्री बर्थडे पार्टी राहुल, प्रियंका और गौतम अडानी पहुंचे। लोकमत न्यूज जो कि महाराष्ट्र की है, उसकी हिंदी जो वेबसाइट है उसकी खबर है, शरद पवार ने रखी डिनर पार्टी, राहुल गांधी, अजीत पवार, गौतम अडानी समेत पहुंचे। और कौन कौन लोग पहुंचे इसके बारे में विस्तार से इसमें बताया गया है। अब ये देखिए, इस डिनर में शरद पवार के घर जो डिनर पार्टी का आयोजन किया गया था, इस डिनर में अजीत पवार भी पहुंचे। अजीत पवार शरद पवार के भतीजे हैं, लेकिन शरद पवार की पार्टी तोड़कर वो पूरी की पूरी एनसीपी, चुनाव चिन्ह, पार्टी का नाम, चिन्ह सब हड़प कर एनडीए गठबंधन के साथ चले गए हैं, और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाले सरकार में उप मुख्यमंत्री वो भी पहुंचे थे। जाहिर सी बात है कि चाचा हैं, राजनीति में लाने वाले हैं, तो उनका पहुंचना। उनके बेटे भी पहुंचे थे, जिन पर अभी कई तरह के गंभीर आरोप लगे हैं, वो भी पहुंचे थे। कई मंत्री महाराष्ट्र के पहुंचे थे, कई जो मंत्री जो हैं वो केंद्र सरकार के पहुंचे थे, और इसके साथ ही कई राजनीतिक दलों के नेता भी जो हैं, जो इस प्री बर्थडे डिनर पार्टी में पहुंचे थे। और पूरा विस्तार से अब मैं इस खबर को बता दूं, शरद पवार का जन्मदिन से एक दिन पहले शरद पवार ने दिल्ली में जो उनका 6 जनपद का आवास है, वहां पर एक पार्टी रखी, प्री बर्थडे पार्टी कही जाती है। और इसी प्री बर्थडे पार्टी में अजीत पवार भी पहुंचे थे, उनके बेटे भी पहुंचे थे, कई दिग्गज नेता भी पहुंचे थे। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी थे, इसमें महाराष्ट्र बीजेपी के कई अहम नेता थे, महाराष्ट्र कांग्रेस के कई बड़े नेता थे, महाराष्ट्र एनसीपी के बड़े नेता तो होंगे ही होंगे इसमें। लेकिन कांग्रेस की तरफ से इसमें तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी वो भी मौजूद थे, कांग्रेस के कई अन्य बड़े नेता इसमें मौजूद थे, कांग्रेस के कई अन्य दिग्गज नेता, जिसमें प्रियंका गांधी भी वहां मौजूद थी, राहुल गांधी भी वहां मौजूद थे, पवन खेड़ा भी वहां मौजूद थे। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ था। और इसी डिनर बैठक में
इसी डिनर बैठक में आप तृणमूल कांग्रेस के यानी सौगत राय, बीजेपी की डी पुरंदेश्वरी, केंद्रीय मंत्री कई लोग मौजूद थे। 12 दिसंबर को 12 दिसंबर को शरद पवार 85 वर्ष के हो जाएंगे। 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, केंद्र में रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। कई अहम पद जो है, कई अहम जिम्मेदारियां वो संभाल चुके हैं। और अगर आप इनकी तस्वीरों को देखेंगे तो जो एजेंसी है, उस एजेंसी ने कई तरह की तस्वीरें शेयर की है और कई तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कहा जा रहा है कि एक पार्टी, जन्मदिन की पार्टी, राहुल गांधी भी पहुंचे और गौतम अडानी भी पहुंचे। कई बड़े पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर लिखा है, जो कांग्रेस को लंबे समय से कवर कर रहे हैं, कि भाई नजरें तो मिली होंगी, नजरें एक और जगह मिली थी, वहां क्या हुआ था उसका वो तो किस्सों में है, लेकिन यहां जो नजरें मिली होंगी, यहां तो सबके सामने है। लेकिन क्या बात भी हुई होगी, और बात हुई होगी तो क्या हुई? और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि शरद पवार इकलौते इंडिया गठबंधन में शामिल वो नेता हैं जो खुलकर गौतम अडानी की वकालत करते हैं, और खुलकर वो राहुल गांधी को ये कह चुके हैं कि गौतम अडानी को ये मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। कहा तो यहां तक जाता है कि अडानी साहब ने गांधी परिवार के एक अहम शख्स को भी साधा और उनके जरिए राहुल गांधी तक संदेशा पहुंचाया, लेकिन राहुल गांधी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। कहा तो यहां तक जाता है कि विदेश की धरती पर राहुल गांधी एक कार्यक्रम के लिए गए थे, वहां भी गौतम अडानी पहुंच गए और राहुल गांधी के करीबी व्यक्ति को साध कर उन्होंने राहुल गांधी से मिलने की कोशिश की। अंतिम समय पर राहुल गांधी को पता लगा कि उनके साथ का जो आदमी है वो उनको गौतम अडानी से मिलवाने ले जा रहा है। उन्होंने तुरंत अपने तमाम कार्यक्रम वहां पर रद्द कर दिए। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब साहेब इतनी मेहरबानी कर ही रहे हैं, साहेब सब कुछ दे ही रहे हैं, साहेब सब कुछ सौंप ही रहे हैं, तो फिर अडानी साहब बिलबिला क्यों रहे हैं राहुल गांधी से मिलने के लिए? क्यों वो विपक्षी नेताओं को साधने की कोशिश करते हैं? तो व्यापारी सबके होते हैं, अब मोदी जी माने या ना माने, लेकिन जिसको व्यापार करना है, जिसको बिजनेस करना है, वो एक ही कंधे पर रखकर सब कुछ कब तक करेगा? दूसरे से वो दुश्मनी कब तक मोल लेके रहेगा? समय बदल रहा है, मोदी साहब की हालत खराब होती जा रही है, सरकार पर उनका नियंत्रण खत्म होता जा रहा है, नंबर वन नंबर दो की लड़ाई सामने आ रही है, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर के गड़बड़ झाले निकलने शुरू हो गए हैं, उनके करीबी लोगों की खबरें बाहर आनी शुरू हो गई है। अभी तो ये सिर्फ अधिकारियों तक सीमित है, कल को ये नेताओं तक भी आ सकता है, और फिर ये कल को उद्योगपतियों तक भी आ सकता है। तो अडानी साहब उस दिन से डर रहे हैं, अडानी साहब बदलाव के दिन से डर रहे हैं, और इसलिए वो लगातार बार बार राहुल गांधी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी को साधने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भविष्य में किसी भी सूरत में अगर सत्ता में कोई परिवर्तन होता है, मोदी जाते हैं और कोई और साहेब आते हैं, वो साहेब अगर विपक्ष के होते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो साहेब तभी प्रधानमंत्री बनेंगे जब कांग्रेस पार्टी का समर्थन हो, और कांग्रेस पार्टी का समर्थन राहुल गांधी की इच्छा के बिना तो मिल नहीं सकता। और राहुल गांधी जो सिंगल पॉइंट 2-3 एजेंडा बनाए हुए हैं, उसमें है जितने चुनाव आयुक्तों ने ईवीएम और वोट चोरी में सहयोग किया उनके खिलाफ कार्रवाई करना, और नरेंद्र मोदी की हर तरीके से मदद करने वाले गौतम अडानी साहब के खिलाफ कार्रवाई करना, ये राहुल गांधी के दो बड़े एजेंडे हैं। और राहुल गांधी इस एजेंडे को छुपाते नहीं। जब शरद पवार ने उसे उनके सामने अपनी बात रखी, जब उनके एक करीबी नेता ने उनके सामने अपनी बात रखी, तो उन्होंने खुलकर ये कह दिया कि वो गौतम अडानी को छोड़ेंगे नहीं, और जब भी उनके हाथ में ताकत आएगी, जब भी उनके हाथ में सत्ता आएगी, वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि गौतम अडानी के खिलाफ कार्रवाई हो। और अगर इस देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री, कोई बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गौतम अडानी की कंपनियों का निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से, यानी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑडिट ही करवा देंगे अगर गौतम अडानी की कंपनियों का किसी एजेंसी के जरिए, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, तमाम कड़ियां जुड़ती चली जाएंगी और एक के बाद एक गड़बड़ झाला सामने आता चला जाएगा। लेकिन अडानी साहब एक बार फिर से राहुल गांधी से मिलने के अपने मिशन में फेल रहे। शरद पवार के घर उनकी मुलाकात थी, सोचा होगा उन्होंने कि मुलाकात होगी राहुल गांधी से, सोचा होगा उन्होंने कि बात होगी राहुल गांधी से, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो गौतम अडानी एक बार फिर राहुल गांधी को साधने के अपने मिशन में फेल रहे। लेकिन देखना होगा कि राहुल गांधी कब तक अड़ते नजर आते हैं,
कब तक वो अडानी के खिलाफ मुहिम को जारी रखते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनके गठबंधन को तो छोड़ दीजिए, उनकी पार्टी के अंदर भी कई नेता हैं जिन्हें मैं इसको जानबूझकर कह रहा हूं, क्योंकि बकौल राहुल गांधी गौतम अडानी जो है वो सबसे बड़ी ताकत बने हुए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। इसलिए मैंने राजनीतिक लड़ाई का जिक्र किया। तो देखते हैं आने वाले दिनों में ये कौन सी सूरत लेता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आपसे जाते जाते अपील करूंगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आंखें तो मिली होंगी लेकिन बात क्यों नहीं हुई, और अगर बात होती तो अडानी साहब क्या कहते राहुल गांधी से, और फिर राहुल गांधी क्या कहते हैं अडानी साहब से। थोड़ा सा एक अनुमान वाला सवाल है, लेकिन जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि देश का एक बड़ा उद्योगपति बेचैन है, और बेचैन इसलिए है कि अभी के प्रधानमंत्री तो उनके साथ खड़े हैं, लेकिन भविष्य में अगर सरकार बदलेगी तो उन्हें अपना बोरिया बिस्तर समेट कर इस देश को छोड़ना तक पड़ सकता है, और यही उनकी घबराहट का सबसे बड़ा कारण है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। अब तमाम लोगों से अपील, आग्रह, देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और नमस्कार।